कृपया सहयोग के रूप में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर करने की कृपा करें ताकि हमें आगे कुछ और नया करने की प्रेरणा मिले और आप इस शांति और नैतिकता की उपलब्धि के यज्ञ में सहयोग दें। हर 3-4 महीने में देश में कहीं ना कहीं पंचायत के, नगरपालिका के, प्रदेश के या कोई ना कोई उपचुनाव होते रहते हैं और जनता हमेशा असमंजस में रहती है कि वोट किसको दें, क्योंकि जनता ने सभी पार्टी को एक न एक बार आजमाया जरूर है, लेकिन हमेशा निराशा ही निराशा हाथ लगी है। इसलिए वह हमेशा कश्मकश में रहती है कि अब किस पार्टी को लाया जाए। तो आओ जाने वर्तमान में मौका किसको दे। स्वतंत्रता प्राप्ति के 7 दशक से भी अधिक समय से इस उम्मीद के साथ कि भारत की स्थिति और बेहतर होगी, जनता ने विभिन्न राजनीतिक पार्टियों को अवसर दिया और उनके शासनकाल को देखा। अनेक समाज संस्थाएं, समाज सेवक, धर्मगुरु, बुद्धिजीवी आदि भी देश की प्रगति के लिए अपने अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। चाहे विकास के नाम पार्टियों की सरकारों ने कार्य, लेकिन उससे कहीं अधिक देश को बट्टा लगाया। परंतु हमारी जुझारू जनता ने हर स्तर पर कानूनी और नेक वादों के बावजूद स्वयं ही जहां के विकास के मार्ग को तय किया और कई क्षेत्रों में विश्व में देश का परचम भी लहराया। लेकिन दूसरी तरफ जितनी भी पार्टियों की सरकार बनी, उनके अधिकांश नेता नौकरशाह देश और जनता की संपत्ति को दोनों हाथ से लूटकर अपार धन इकट्ठा किया। देशवासियों पर टैक्स लगाया। देश का अन्नदाता किसान आत्महत्या करने के लिए बाध्य हुआ। देश की गरीबी और विभिन्न समस्याएं निरंतर बढ़ती गईं और आज कानूनी व्यवस्था, शिक्षा, चिकित्सा, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, लूटमार आदि आदि अन्य बुनियादी सुविधाओं की स्थिति क्या है, ये हम सब जानते भी हैं और सबके सामने भी है। कालाबाजारी व अधिक लाभ कमाने की लालच के कारण आम आदमी से अब रोटी, कपड़ा, शिक्षा व चिकित्सा दूर होती जा रही है। मकान तो उसकी पहुंच से बहुत दूर निकल चुका है। आंकड़े बेशक लुभाने वाले हों, लेकिन धरातल स्तर पर भारत की तस्वीर अभी धुंधली है। भाई भतीजावाद, जातिवाद, वंशवाद, कट्टरवाद, आतंकवाद का अंत होता तो नजर नहीं आता और आए दिन नई नई समस्या और खड़ी होती जा रही है। दोस्तों, हम जनता को पग पग पर भिन्न भिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसके कुछ अंश आपके सामने प्रस्तुत हैं। जैसे सबसे पहले गरीबी उन्मूलन पर हजारों करोड़ों रुपए खर्च करने और अधिक से सहायता करने के बावजूद गरीबी बढ़ती ही जा रही है। सभी पार्टियों के एजेंडों में गरीबी उन्मूलन का मुद्दा माननीय प्रधानमंत्री नेहरू से लेकर आज तक शामिल होता है और यह मुद्दा आज भी है, लेकिन गरीबी अब तक नहीं दूर हो पाई और ना जाने हम भविष्य में इससे मुक्त हो पाएंगे या नहीं, यह तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। इस दिशा में सरकार ने ईमानदारी और दृढ़ संकल्प प्रदर्शित नहीं किया। दूसरी समस्या है जो अतीत से लेकर अब तक युवाओं में बढ़ती ही जा रही है, वह है बेरोजगारी। बढ़ती हुई बेरोजगारी जहां गरीबी का मुख्य कारण बन रही है, वही लूट, खसोट, चोरी, डकैती, अपहरण, अन्य अपराध में भी इजाफा हो रहा है और शिक्षा के बावजूद युवा बेरोजगार तो भटक रहे हैं और अन्य कदम भी उठा रहे हैं ताकि वे अपनी निजी आवश्यकता को आसानी से पूरा कर सके। हमारे देश की तीसरी समस्या है कानूनी व्यवस्था। आज देश में कानून व्यवस्था धाराशाही और निराशाजनक होती जा रही है। भाई भतीजावाद, जातिवाद, पक्षपात और गरीबी सभी समस्याओं का मूल कारण राजनीति में बढ़ती गुंडागर्दी व कुतत्वों के तादाद से असामाजिक संरक्षण पा रहे हैं और दिन पर दिन कोई ना कोई आंदोलन होते हैं। पुलिस और कानून का खौफ खत्म हो गया है, इसलिए आम नागरिक सुरक्षित नहीं है।
चौथी समस्या है शिक्षा, जो अति आवश्यक है सभी बच्चों से लेकर युवाओं तक। ज्ञान का आदान प्रदान, जिस देश में एक दान एक पवित्र कार्य माना जाता था, आज उसे व्यवसायिक बना दिया गया है। सरकारी स्कूलों की जगह प्राइवेट स्कूलों को प्रोत्साहन देने से देश में शिक्षा की दुर्दशा हुई है। महंगी होती शिक्षा अब आम लोगों से दूर हो गई और सरकारी स्कूलों में बजट होने के बावजूद भी हालत खस्ता है। चिकित्सा व्यवस्था, जो जन्म से लेकर मृत्यु तक अति आवश्यक है, उसकी आज समाज में घोर असमानता और अभाव है। देश में जब चिकित्सक कम थे तब भी चिकित्सा का अभाव सहना पड़ता था, और अब जब चिकित्सकों का भरमार है तब भी वही हाल है। और आज के समय में चिकित्सा इतनी महंगी हो गई है कि आम लोग इससे वंचित हैं। सरकारी चिकित्सालयों में प्रबंध व दवा व उपकरणों के खरीद फरोख्त में बंदरबाट के कारण लोगों को समुचित चिकित्सा संभव नहीं हो पाती है। कई कर्मचारी कर्तव्य निष्ठा और सेवा निष्ठा नहीं होते हुए वे मरीजों के प्रति संवेदनशील भी नहीं होते। एक ऐसी समस्या और बुराई जो अमानवीय, अमाननीय, अईश्वरणीय और अस्वीकरणीय है, वो है भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी। अब तो देश में चर्चा का विषय हो गया है कि जन्म प्रमाण पत्र से लेकर मृत्यु प्रमाण पत्र के बीच तक जितने भी कार्य हैं, अधिकांश में जब तक रिश्वत नहीं देंगे तब तक कार्य संभव नहीं है। इस भ्रष्टाचार के प्रचलन से देश के विकास की गति धीमी और जटिल हो रही है, क्योंकि जब ये धारणा बन गई है कि पैसे देकर कोई भी कार्य कराया जा सकता है। चाहे देश में घोटाले वालों को कुछ समय के लिए जेल के अंदर कर दिया जाता है, लेकिन हड़पाया धन उनके पास ही रहता है और कुछ समय के बाद उन्हें भी दंड के बिना छोड़ दिया जाता है। अतः हर हाल में देश को नुकसान उठाना पड़ता है। महंगाई, यह एक ऐसी समस्या है जो देश में दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। ये कितने दुर्भाग्य की बात है कि कृषि प्रधान देश में खाद्यान्न के दाम अधिक बढ़े हुए हैं, और यह भी कितनी विडंबना है कि खाद्यान्न को सुरक्षित रखने के लिए सरकार के पास उत्तम व्यवस्था भी नहीं है, जिसके कारण खाद्यान्न सड़ने और खराब होने के लिए बाध्य है। 75 वर्ष से अधिक समय गुजर गया जिसमें अभी तक देश को खाद्यान्न आत्मनिर्भरता नहीं मिल पाई है, क्योंकि कृषि क्षेत्र को समुन्नत नहीं बनाया गया। सिंचाई व्यवस्था दयनीय बनाई गई ताकि कभी के नाम पर बाहरी आयात कर जनता की गाड़ी कमाई को हड़पा जा सके। इससे भी संकेत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति और क्या हो सकती है, जब किसान को बिजाई करने के लिए समय आता है तो उसके पास ना तो बीज होता है ना उर्वरक मिलती है। इसलिए लोगों कृषि से निराश होकर अपने जमीनें बेच रहे हैं, जो कि देश के लिए शुभ संकेत नहीं है। अब तक की बड़ी सरकारें इस दिशा में पूरी तरह फेल रही हैं। न जाने और कितनी समस्याएं देश के विभिन्न भागों में, विभागों में तथा व्यक्ति के बचपन से लेकर मृत्यु तक व्याप्त है, और जो धन व वासना से संबंधित है। अब हम जानेंगे आखिर वर्तमान समस्याओं के लिए जिम्मेदार है कौन। सारी समस्या सरकार आधारित हैं। यह पूरे सत्य नहीं है कि अनेक समस्याओं के लिए हम स्वयं भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि धर्म और अत्यधिक आस्था होने के कारण हर अनुकूल प्रतिकूल घटना हो, चाहे वह सरकार की नीतियों का दुष्परिणाम क्यों ना हो, उस पर प्रकृति ईश्वर के ऊपर छोड़कर शांत बैठ जाते हैं। सभी ने किसी भी बुराई का विरोध करना छोड़ दिया है और यह आसानी से कह देते हैं कि जब कोई नहीं बोलता तो हम क्यों बोलने जाएं, और आसानी से समझौता कर लेते हैं। हमारे अंदर से सामाजिक और राष्ट्रीय सोच समाप्त होती जा रही है। हमारी मानसिकता परहित से हटकर स्वहित पूर्ति की बन गई है कि हमारा क्या फायदा। जिन रिश्तों से सामाजिक समरसता और बंधुत्व होता है, उन रिश्तों के प्रति हम उदासीन हो गए हैं, जिसकी परेशानी वही भुगते की भावना की प्रबलता के कारण हम मानव मूल्य और आपसी भाईचारा विलुप्त हो गया है।
हर संबंधों को धन दौलत आदि से तोड़ने की मानसिकता से समाज खंडित और कमजोर होता जा रहा है। समाज में बढ़ते अपराध से समाज को मुक्त करने की मानसिकता त्याग कर सारा ध्यान अपनी सुरक्षा में ही लग गया है और हम ये भूल गए हैं कि जब तक समाज एक भी व्यक्ति सुरक्षित है तब समाज की पूरी सुरक्षा खतरे में है। भाई भतीजावाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद को बढ़ावा देने वाली राष्ट्रीय सामाजिक और राष्ट्रीयत्व को दरनिकार करते जा रहे कुछ पार्टियां जो सिर्फ जातिवाद और धर्मवाद और क्षेत्रवाद की राजनीति पर समाज की विभिन्न समुदाय से विभाजन करने में लगी हैं और सहयोग देकर देश की एकता अखंडता को कमजोर कर रहे हैं। स्वाभिमान संसाधन को अवसर को देकर आरक्षण की व्यवस्था देने वाली पार्टियों की कुटिल जाल में फंसकर हम अपनी बौद्धिक क्षमता, स्वाभिमान और जीवन मूल्यों को कमजोर करते जा रहे हैं। वे अपने दायित्व को से दूर हटते जा रहे हैं। हमारे दायित्व का दहन कर हमारी मानसिकता सिर्फ दूसरों के दोषारोपण की बन गई है। अपने कुछ फायदे के लिए या खुशी के लिए विभिन्न भ्रष्ट सरकारों का साथ देती हैं। इसके लिए हमारी समस्या को उत्पन्न करने वाले निम्नलिखित तत्व हैं। पहला, पॉलिटिकल सिस्टम अर्थात राजनीतिक व्यवस्था। दूसरा, पॉलिटिशियन और लीडर्स अर्थात राजनेता और समाज सेवी। तीसरा, हमारी पावर होल्डर्स और ब्यूरोक्रेट्स। चौथा, हमारी प्रोटेक्टिव फोर्सेस, पुलिस मतलब सुरक्षा बल। पांचवा, हमारा सबसे बड़ा कारण पॉवर्टी है अर्थात गरीबी। छठा, हमारी पॉपुलेशन और जनसंख्या। सातवां, हमारा भ्रष्ट प्रशासन और न्यायिक व्यवस्था अर्थात पॉल्यूटेड एडमिनिस्ट्रेटर और जुडिशरी सिस्टम। चौथा, हम लोग खुद जनता अर्थात पीपल और पब्लिक फॉर देयर पर्सनल गेन्स। नवा, मीडिया, प्रेस और मीडिया। 10वां, हम धार्मिकवाद को अंदर लेके आते हैं। 7वां, हमारे पास किसी चीज का मापदंड नहीं है। 12वां, पोजेशन अर्थात हम सभी कर्तव्य सेवा, आत्मनिर्भरता को बोलकर सभी चीजों की अपेक्षा सरकार से करते हैं और सुधार नहीं करना चाहते। अब आप क्या सोच रहे हैं? इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश के आंतरिक वातावरण भ्रामक है, लेकिन सुधार की संभावना को निकाला नहीं जा सकता क्योंकि व्यक्ति द्वारा निर्मित व्यवस्था में दोष 100% संभव है। इसीलिए ना राजतंत्र रहा, ना साम्यवाद रहा, ना समाजवाद रहा और यही स्थिति रही तो लोकतंत्र भी कब तक रहेगा ये देश की जनता तय करेगी। लेकिन दुर्भाग्यवश ये बात की कि देश के भावी कर्मधारों की जाने वाली शिक्षा की व्यवस्था इस प्रकार है कि वे सिर्फ अच्छी नौकरी पा सके। सामाजिक व राष्ट्रीय सोच उनके अंदर विकसित हो, इस प्रकार का कोई प्रेरणा, प्रयास और प्रयत्न नहीं दिखाई देते। अब आवश्यकता है ऐसे शास्त्र तंत्र की जिसमें बच्चों को उसका बचपन मिले, किशोरों को शिक्षा मिले, युवकों को रोजगार मिले, महिलाओं को सुरक्षा मिले, बुजुर्गों को सम्मान मिले, किसानों को लाभ मिले और व्यवसायियों को चिंता रहित वातावरण मिले, सबको समान अवसर मिले, भविष्य की अनहोनी और निश्चिंतता मिले, निःशुल्क चिकित्सा मिले, भ्रष्टाचार और अत्याचार से मुक्ति मिले, आर्थिक हेराफेरी पर 100% रोक लगे और चोरी, लूट खसोट, अपहरण समाप्त हो। जबकि विगत 75 वर्षों का विभिन्न राजनीतिक पार्टियों का क्रियाकलाप उपरोक्त बातों के मानने से नहीं देता क्योंकि ये कटु सत्य है कि इन पार्टियों से भावना वायदे करके जनता को ठगा है। इसलिए जनता का विभिन्न राजनीतिक दलों से विश्वास उठ चुका है। अब जनता जब सबको देख चुकी है तो एक मौका ऐसी पार्टी को देना चाहिए जिसकी विचारधारा वैज्ञानिक, व्यवहारिक, आध्यात्मिक, भौतिक तथा मानवता के गुणों पर आधारित हो। नैतिक भौतिकवाद, साम्यवाद, समाजवाद, लोकतंत्र
कि अच्छे लक्ष्य से मुक्त हो और किसी को भी किसी संस्था को हानि नहीं पहुंचाए। हर समस्या का हानि रहित व सटीक निदान हो तथा अखंडता, एकता एवं संविधान में विश्वास रखती हो। वह सुरक्षा, स्वतंत्रता, समानता, पहचान, नैतिकता, स्थायी एकरूपता, भेदभाव रहित उद्देश्य से पूर्ण हो। यही नहीं, जन समर्थन मिलने पर यह राष्ट्रपति और भारत के प्रधान न्यायाधीश को यह शपथ पत्र दे कि यदि उसके द्वारा तैयार किए गए एजेंडे के अनुसार सत्तासीन होने के 2 वर्ष के अंदर कार्य पूर्ण नहीं होता है तो स्वयं सत्ता त्याग देगी और पार्टी को भी हमेशा के लिए समाप्त कर देगी। यह जनता को उसे हटाने का हक मिलना चाहिए।